हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को। स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब देखो ये जो है एक्सपेंडिचर मेथड का पार्ट सेकंड है और उसमें हमने जो पार्ट फर्स्ट था एक्सपेंडिचर मेथड का उसमें हमने देखा एक्सपेंडिचर मेथड्स क्या होता है और एक जो था हमने एग्जाम्पल वहाँ पर किया था। अब आते हैं सेकंड एग्जाम्पल पर और वहाँ देखते हैं फाइंड द एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पर हमें निकालना क्या है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आइटम्स दे रखे हैं और पैसे दे रखे हैं करोड़ में। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज़ का, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट 5,000, डेप्रिशिएशन 2,000, इनडायरेक्ट टैक्स 1,000, सब्सिडीज 2,000, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 20,000, रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट 6,000। ओके, अब क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आपसे निकलवा रहा है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो सबसे पहले अब आपने ये चीज़ देख ली तो आपको पहले निकालना पड़ेगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए आप क्या करने वाले हो, तो पहला हेडिंग क्या था, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब देखो क्या फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, तब आप देखोगे तो फाइनल ये देखो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है, यानी कि फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रखा है 20,000 का। ओके, तो ये क्या हो गया, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 20,000। उसके बाद अगला हेडिंग हमने क्या देखा था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर आप देखोगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दे रखा, उसकी जगह पर उसकी सब हेडिंग थी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं। वो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 10,000 का, तो हम कितने लिख लेंगे, 10,000 रुपीज़। उसके बाद इसके बाद अगला जो आता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जिसे हम चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपीज़ का दे रखा है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट 5,000, टोटल कितना हो गया 15,000। ओके, इसके बाद अगला जो हेडिंग आता था वो क्या आता था, नेट एक्सपोर्ट। क्या आपको नेट एक्सपोर्ट जैसी कोई चीज़ दे रखी है, नहीं दे रखा। ठीक है, तो इस चीज़ को नहीं लेंगे। अब एक चीज़ देखो, आपको दे रखा था ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ये दे रखा है। इसकी सब हेडिंग में मैंने 3 चीज़ें बताई थी, बिजनेस इन्वेस्टमेंट बताया था, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बताया था और इन्वेस्टमेंट बाय हाउस होल्ड बताया था। और जिसमें मैंने ये चीज़ बताया था कि जो हाउस होल्ड के द्वारा इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, अब देखो जब आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो उसकी सब हेडिंग का एक टॉपिक, एक जो लाइन है वो यहाँ भी दे रखी है कि रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट 6,000 का, तो हमें इससे अब कोई भी लेना देना नहीं है। जबकि इसी का जो सब पार्ट है वो ये है रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ये आपको दे रखा है, आपको इससे कोई भी लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दे रखा है ना 10,000 का, आपने लिख लिया। आपके पास इसके बाद नेट एक्सपोर्ट दे नहीं रखा, बस तो उसे छोड़ देंगे। इन दोनों का टोटल किया तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना आ गया, 35,000 CR। लेकिन आपको निकालना क्या है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यही बोल रखा है ना, क्या निकालना है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले देखो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से पहले तो डेप्रिशिएशन लेस करो, तब क्या निकल के आएगा, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना था, 35,000, उसमें से माइनस किया डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन कितना है, देखो कितना दे रखा डेप्रिशिएशन 2,000 का, हमने 2,000 लिखा तो 33,000 आ गए। अब एनडीपी एट मार्केट प्राइस से, अब मार्केट प्राइस से जाना है फैक्टर कॉस्ट पे, तो आपको एनआईटी क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को लेस करना पड़ेगा 33,000। अब यहाँ देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया बल्कि इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी अलग अलग दे रखा है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब होता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है, देखो इनडायरेक्ट टैक्स आपको दे रखा है 1,000 और सब्सिडी आपको दे रखा है 2,000। तो देखो यहाँ पर है 1,000 लिखा है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी था 2,000, 33,000, इसमें से सिलेक्ट किया माइनस का 1,000, ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस माइनस प्लस 33,000 प्लस 1,000 34,000 CR, यानी कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना निकल के आ गया, 34,000 CR। आ गया समझ में। तो इस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस किए जाते हैं। ओके, आई थिंक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या मेथड्स, कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू नेशनल इनकम को निकालने के लिए। ठीक है, तो देखोगे तो लिखा है कि प्रिकॉशन रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर मेथड, प्रिकॉशन देना है किसके रिगार्डिंग में, एक्सपेंडिचर मेथड के मतलब पहला
ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट टू अवॉइड द एरर ऑफ डबल काउंटिंग। आपको मैंने प्रोडक्ट मेथड में क्या बताया था कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को लेते हैं, ठीक है, क्यों लेते हैं? डबल काउंटिंग को रोकने के लिए। जैसे मैंने वहाँ पर ये बताया था, याद करो, आपने वीट लिया और वीट से आपने पहले फ्लोर बनाया, ठीक है, और उस फ्लोर से फिर आपने क्या बनाया? बिस्किट्स बनाया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप वीट से आपने वीट ग्रो किया और उसके बाद जब आपने इसको दिया फ्लोर बनाने के लिए, तो इसने जो फ्लोर जिस मार्केट प्राइस पर बेचा होगा उसमें वीट के प्राइस क्या होंगे? ऐड होंगे। उसके बाद फ्लोर से जब बिस्किट्स बनाया, तो बिस्किट जो बनाया उसमें फ्लोर के जो मार्केट प्राइस है वो इसमें ऐड होगा, और उसके बाद इसने इसे बेचा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप वीट का अलग से प्राइस लोगे, फ्लोर का अलग से प्राइस लोगे, बिस्किट्स का अलग से प्राइस लोगे, इन तीनों को ऐड करोगे तो आपको क्या होगा? हर चीज़ 2 बार काउंट होगी, ठीक है। तो यही होता है डबल काउंटिंग। आपको लेना क्या? डायरेक्टली बिस्किट्स का प्राइस ले लीजिए ओनली, तो उसमें बिस्किट्स वाले प्राइस में फ्लोर का भी प्राइस शामिल है और वीट का भी प्राइस क्या है? शामिल है, ठीक है। तो ओनली फाइनल जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उसकी वैल्यू को लेते थे प्रोडक्ट मेथड में। तो जब एक्सपेंडिचर करेंगे तो भी वहाँ पर फाइनल एक्सपेंडिचर, हमने देखो अब जो फॉर्मेट बनवाया था तब भी वहाँ पर लिखा रहा हूँ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फाइनल का मतलब जो फाइनल गुड्स को खरीदने में आप कितना पैसा खर्चा कर रहे हो उसी को बोलते हैं फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ही यहाँ पर शामिल किया जाता है। तो ठीक है, तो देखोगे तो ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट टू अवॉइड द एरर ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है। इसके बाद में अगला है वो देखो, एक्सपेंडिचर ऑन सेकंड हैंड गुड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड, ठीक है। बता चुका था कि सेकंड हैंड गुड्स की जो प्राइस होते हैं उन पर जो आप जो भी खर्चा करते हो उसको शामिल नहीं करते हैं, ठीक। ये पॉइंट मैं बता चुका हूँ। बिकॉज वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड्स हैज़ ऑलरेडी बीन अकाउंटेड ड्यूरिंग द ईयर ऑफ देयर प्रोडक्शन। क्यों? जिस साल उसका प्रोडक्शन हुआ होगा उसी साल उसको काउंट कर लिया होगा, ओके। इसके बाद अगला क्या आता है, एक्सपेंडिचर ऑन शेयर एंड बॉन्ड्स इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन टोटल एक्सपेंडिचर, ओके। यानी कि शेयर और बॉन्ड्स पर जो आप खर्चा करते हो, ठीक है, उस वो जो खर्चा करते हो उसको एक्सपेंडिचर में शामिल नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता वो बताता हूँ। हाँ, तो देखोगे तो इसे क्यों शामिल नहीं किया जाता, एज दीज आर मियर द पेपर क्लेम, क्योंकि ये कैसे होते हैं? सिर्फ और सिर्फ पेपर के क्लेम होते हैं, ठीक है। आप कोई भी शेयर और बॉन्ड्स को खरीदते हो उस पर जो भी खर्चा अगर आप करते हो तो वो सिर्फ पेपर क्लेम होता है, एंड आर नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। उससे किसी भी कोई भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होता। तो सच एक्सपेंडिचर डू नॉट कॉज एनी वैल्यू एडिशन, जिसकी वजह से कोई भी वैल्यू का एडिशन नहीं होता है। इसीलिए शेयर और बॉन्ड्स जो होते हैं उन पर जो भी आप खर्चा करते हो उसको क्या एक्सपेंडिचर मेथड में शामिल नहीं किया जाता, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफ़र पेमेंट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। ट्रांसफ़र पेमेंट जो होती है जैसे ओल्ड एज पेंशन या स्कॉलरशिप है, अगर वो गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है तो इज़ नॉट टू बी इंक्लूडेड, इसको भी इंक्लूड नहीं किया था। बिकॉज ट्रांसफ़र पेमेंट डू नॉट कॉज एनी वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि ट्रांसफ़र पेमेंट जो है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ट्रांसफ़र पेमेंट हमारे नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता, सिर्फ फैक्टर इनकम पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि फैक्टर इनकम आपका क्या होता है, आपके द्वारा कमाई गई इनकम होती है, ठीक है। ट्रांसफ़र पेमेंट जो होता है वो जिसने ट्रांसफ़र किया है व्यक्ति ने, उसने कभी वो इनकम कमाई होगी तो वो पहले ही ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है, और जो उसकी इनकम इंक्लूड हो चुकी है उसी इनकम में से उसने कुछ पैसा आपको ट्रांसफ़र किया, ठीक है ना। तो अब वो दोबारा से काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। क्योंकि अगर दोबारा से काउंट करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। भाई उसकी सैलरी पहले से काउंट है, उस अपनी सैलरी का कुछ पार्ट उसने अगर आपको ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि उसे दोबारा काउंट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो पैसे तो ऑलरेडी पहले कभी जो है इंक्लूड हो चुके थे, ठीक है। अगला है इम्प्यूटेड वैल्यू, जिसे एस्टिमेटेड वैल्यू भी बोलते हैं, ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। बता चुका था ये भी कि अगर आप सेल्फ कंजम्पशन के लिए कोई भी गुड्स अगर लेते हो, गुड्स का कोई भी प्रोडक्शन करते हो, तो उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू ली जाती है, एज दीज गुड्स आर रिफ्लेक्टेड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। क्यों? क्योंकि ये जो गुड्स आपने प्रोड्यूस किया था वो तो आपने बेचने के लिए किया था, ठीक है, और उसके बाद अगर आपने उसको फिर भी आपने अगर अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए ले लिया तो उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू आपको वहाँ पर दिखानी होगी।
याद करो, मैंने एक कार के प्रोडक्शन का एक एग्जांपल लिया था, आपको आई थिंक प्रोडक्ट मेथड में लिया था। तो मैंने वहाँ पर बताया था कि अगर कोई कार का ओनर है, वो कार का प्रोडक्शन करता है, लेकिन उसने अपने एम्प्लॉय को के ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर कार को वो यूज़ करता है तो उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू को काउंट किया जाएगा, क्योंकि वो जो कार का प्रोडक्शन था वो तो उसने बेचने के लिए किया था। ठीक है, ये बात अलग है कि वो उसका सेल्फ कंजम्पशन कर रहा है, और अगर सेल्फ कंजम्पशन कर रहा है तो उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू यानी कि एस्टिमेटेड वैल्यू को काउंट किया जाएगा। ये मैं बता चुका हूँ। ऑल्सो इम्प्यूटेड रेंट ऑन ओनर ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। और मैंने ये भी बताया था कि आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो तो अगर आप नॉर्मली किराए पर कोई लैंड लेते तो बदले में आप रेंट देते, कोई भी लैंड लेते, कोई भी आप हाउस लेते तो उसके बदले में रेंट देते। लेकिन सपोज करो ओनर के पास खुद का अपना, जो कोई भी जो प्रोडक्शन कर रहा है उसके पास खुद का अपना एक क्या है, अपना हाउस है, और उसी में वो प्रोडक्शन कर रहा है, तो क्या होगा, अब उसे रेंट तो किसी को देना नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि रेंट की वैल्यू काउंट नहीं की जाएगी, उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू, इम्प्यूटेड का मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू जो होगी वो उसे काउंट की जाएगी। बात समझ में आ गया? तो ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि आपके जो कहना चाहिए एक्सपेंडिचर मेथड है, उस एक्सपेंडिचर मेथड के जितने भी टॉपिक्स थे, चाहे एक्सपेंडिचर मेथड को कैसे मीज़र करते हैं, चाहे उसके कौन से प्रिकॉशंस होते हैं, वो आपके यहाँ पर क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब आपको आई थिंक, मेरे को नहीं लगता कोई भी डाउट होगा। ठीक है, अगर आपको डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।